Okay, so welcome to the remedial sessions for the project. ठीक है, तो गाइस हम इस ये हमारा पहला लेक्चर है आफ्टर द एंड ऑफ आवर सेमेस्टर विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट। तो इस लेक्चर में मैं स्पेसिफिकली आप लोगों को प्रोजेक्ट का एक रिवीजन देने जा रहा हूँ। डिटेल्ड रिवीजन नहीं होगा ये, हार्डली आधे पौन घंटे में खत्म होने वाला रिवीजन होगा ये। और मैं इसके नोट्स भी बनाने जा रहा हूँ। अगर आपको इसको नोट्स भी चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा वैसे ग्रुप के ऊपर। आई विल शेयर द नोट्स ऑन द ग्रुप। पीडीएफ नोट्स होंगे ये, तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ये है गाइस कि हम एक प्रोजेक्ट बना रहे थे। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक डाटा सेट हमने लिया था। ठीक है, एक डेटा साइंस प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे थे और हमने 10,000 स्टूडेंट्स का, कॉलेज स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट डाटा सेट लिया था। ये हमने केगल से लिया। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो डाटा है वो 10,000 बच्चों का डाटा है। जो कि नीचे यहाँ पे मेंशन्ड भी है। अगर आप नीचे देखेंगे कहीं ना कहीं लिखी होगी ये चीज। यहाँ पे भी शो नहीं कर रहे हैं गाइस हम लोग, बट 10,000 स्टूडेंट्स का डाटा है हमारे पास। ठीक है, और जिसमें बहुत सारे इनपुट फीचर्स हैं, जैसे कि कॉलेज आईडी है, आईक्यू है, प्रीवियस सेमेस्टर रिजल्ट है, सीजीपीए है, एकेडमिक परफॉर्मेंस है, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है, एक्स्ट्रा करिकुलर स्कोर है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट। ये जितने भी आप कॉलम्स देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं इनपुट फीचर्स। ठीक है, ऑल दीज आर कॉल्ड इनपुट फीचर्स। यानी कि कॉलेज आईडी से लेकर के कम्युनिकेशन, सॉरी, प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड तक के जितने भी कॉलम्स हैं, दीज आर कॉल्ड इनपुट फीचर्स। तो इसका मतलब हमारे पास एक 10,000 रोज का डाटा सेट है। ठीक है, वेयर एवरी रो करस्पॉन्ड्स टू, ठीक है, करस्पॉन्ड्स टू द डेटा ऑफ सिंगल स्टूडेंट। ठीक है, तो हर सिंगल स्टूडेंट के डेटा में दो चीजें होंगी। एक होगा आपका इनपुट फीचर वेक्टर xi, ठीक है, और एक होगा आपका y, यानी कि जिस जिस जिसके ऊपर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। तो दैट इज अवर y। ठीक है, तो अगर हम किसी भी एक ith रो को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, वी सेलेक्ट एन ith रो ऑफ द डेटा, तो हमारा जो डेटा होगा उस रो में वो दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बना होगा। इट विल बी ए पेयर, एक्स आई वेक्टर और वाई आई का पेयर होगा। तो जैसे गाइस अगर हम थोड़े समय के लिए मान लें कि हमारी आई की जो वैल्यू है, वो अगर हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं अभी, कि हमारी आई की जो वैल्यू है वो लेट्स से 4 है। ये रहा 4 है, ठीक है, यानी कि फोर्थ इंडेक्स वाली हो। तो आई की जो वैल्यू है वो 4 है। सो इफ आई इक्वल्स टू 4, तो इस रो में हमें एक पेयर दिखेगा, दैट इज x4 वेक्टर और y4। तो x4 वेक्टर के अंदर क्या क्या है आपको अच्छे से बताएगा। इस x4 वेक्टर के अंदर क्या क्या है। x4 वेक्टर के अंदर है बेसिकली आपके सारे के सारे इनपुट फीचर्स। ठीक है, कॉलेज आईडी, आईक्यू। तो फोर्थ रो वाले स्टूडेंट की कॉलेज आईडी वो है 4, उसका आईक्यू क्या है 96। तो आप ये सारी चीजें एक वेक्टर में देख रहे हो। देखिए 4, 96, जो भी चीजें हैं, और भी चीजें इसके अंदर, जैसे प्रीवियस सेमेस्टर रिजल्ट वो है 7.91, तो यहाँ पे आ जाएगा 7.9। और ऐसे करते करते आपके पास एक वेक्टर है, इनपुट फीचर वेक्टर। और y4 क्या है गाइस, y4 है कि उसका प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो गाइस जीरो को हम कह रहे हैं कि प्लेसमेंट नहीं हुआ,
और 1 को हम कह रहे हैं कि प्लेसमेंट हुआ। तो इस केस में हमारा जो y4 है वो 0 है। 0 का मतलब है नॉट प्लेस्ड। अगर वैल्यू 1 होती तो हम ये कहते कि उस बच्चे का प्लेसमेंट हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 10,000 पेयर्स हैं, एक्स आई वेक्टर और वाई आई। वी हैव 10,000 पेयर्स एंड 10,000 रोल्स। इट्स लाइक दैट। ओके। लेकिन गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये सारे के सारे जो इनपुट फीचर्स आप देख रहे हो हर स्टूडेंट के लिए, जैसे कि उसकी कॉलेज आईडी होगी, आईक्यू हो गया, वो सारे के सारे वाई से हाईली कोरिलेटेड हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, हम सिर्फ उन्हीं फीचर का यूज करना चाहते हैं जिनके बेसिस पर हम ये अच्छे से बता पाए कि किसी बच्चे का प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया गाइस, उसके लिए हमने कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाई। ठीक है, पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो गाइस आपको अच्छे से पता है कि पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स क्या होती है। इट्स जस्ट अनदर रिफ्लेक्शन ऑफ कोवेरियंस मैट्रिक्स। तो इसका मतलब अगर आपके पास और गाइस जो बेसिकली आपकी हम इसके बारे में कोवेरियंस मैट्रिक्स के बारे में भी आराम से बात करेंगे, लेकिन अभी मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं बात करूंगा, तो आई विल टॉक अबाउट दैट। तो गाइस आपने यहाँ पे पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाई जो कि 10, 10 की हो। ठीक है, मेरे ख्याल से 10, 10 की होनी चाहिए, यानी कॉलम इसके अंदर। तो देखना पड़ेगा गाइस। ठीक है, वट एवर जो भी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कम्युनिकेशन स्किल के बाद 9, 10। तो गाइज इसका मतलब हमारा जो इनपुट फीचर वेक्टर है, जिसको एक्स आई वेक्टर कह रहे हैं, ये 9 डायमेंशन का है। इसमें 9 नंबर हैं, यानी कि किसी भी एक स्टूडेंट का जो एक्स आई वेक्टर होगा उसमें 9 वैल्यूज होंगी। 9 अलग अलग इनपुट फीचर की 9 वैल्यूज होंगी। और जो वाई आई होगा उसमें बेसिकली ये लिखा होगा बाइनरी फॉर्म में, 0 या 1 लिखा होगा, विच सिग्निफाइज कि स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है या नहीं। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और हमने क्या किया गाइस, हमने इस पूरे डेटा की पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाई। हमने पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स क्यों बनाई? हमने पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स इसलिए बनाई क्योंकि हम ये देखना चाहते थे कि ऐसे कौन कौन से इनपुट फीचर्स हैं। ठीक है, या फिर मुझे कहना चाहिए कि जो हमारे किसी भी बच्चे का प्लेसमेंट होना या ना होना जो है वो किन इनपुट फीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने बेसिकली एक 10 क्रॉस 10 की एक पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाया। ठीक है, पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स। ठीक है, 10 क्रॉस 10 की एक पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स अंदर से कैसी होगी गाइस, अगर मैं आपको बस ऊपर ऊपर से बता दूं, तो बेसिकली आपके पास हर रो एक एक इनपुट एक हर रो एक फीचर के लिए होगी। ठीक है, इसमें मैं वाई को भी ले रहा हूँ और एक्स को भी ले रहा हूँ। तो इसका मतलब मेरी पहली रो कॉलेज आईडी वाली को रो होगी। ठीक है, और जो मेरी दूसरी रो होगी वो आईक्यू वाली रो होगी। और इसी तरीके से करते करते गाइस जो मेरी लास्ट रो होगी दैट विल बी द वाई, बेसिकली, यानी कि प्लेसमेंट, जिसको मैं वाई कह रहा हूँ। तो प्लेसमेंट को मैं वाई कह रहा हूँ। ठीक है, बाकी सारी चीजें मेरी एक्स हैं। उसी तरीके से अगर आप कॉलम वाइज भी काउंट करते हो तो मेरा जो पहला कॉलम होगा वो कॉलेज आईडी वाला कॉलम, और जो दूसरा कॉलम होगा वो आईक्यू वाला कॉलम। और ऐसे करते करते जो 10वां कॉलम होगा, यानी कि जो लास्ट कॉलम होगा, वो प्लेसमेंट वाला कॉलम। ठीक है, और अब गाइस इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, इस मैट्रिक्स की कोई भी एंट्री अगर आप लेते हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लीजिए ये वाली एंट्री लेता हूँ, यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा वो नंबर हमें क्या बताएगा, वो नंबर हमें बताएगा आईक्यू और कॉलेज आईडी के बीच का कोरिलेशन, पियर्सन कोरिलेशन।
और गाइस आपको पता है कि पियर्सन कोरिलेशन एक एक हम एक मैट्रिक निकालते हैं जो कि हमें ये बताता है कि किसी भी दो कॉलम्स के बीच में या किसी भी दो फीचर्स के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है। ठीक है, दैट इज व्हाट बेसिकली पियर्सन कोरिलेशन टेल्स अस। यानी कि अगर आपके पास दो कॉलम्स हैं जिसमें से एक कॉलम का नाम एक्स है और दूसरे कॉलम का नाम वाई है, और अगर आप इन दोनों के बीच में पियर्सन कोरिलेशन निकालना चाहते हैं तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है गाइस? सबसे पहले आपको एक्स और वाई के बीच की कोवेरियंस निकालनी पड़ेगी। ठीक है, एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, यानी कि सिग्मा एक्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। या आप ये भी लिख सकते हो कि अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये नंबर निकल के आएगा और इसकी जो वैल्यू होगी गाइस वो +1 से -1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, so this value will lie between +1 to -1। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पियर्सन कोरिलेशन का डायरेक्ट कनेक्शन है कोवेरियंस से। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोवेरियंस ही आगे कन्वर्ट होकर के पियर्सन कोरिलेशन बन जाती है। ठीक है, तो अब आप इमेजिन करिए कि आपकी जो पूरी मैट्रिक्स है ये ऐसे बहुत सारे पियर्सन कोरिलेशंस की वैल्यूज से भरी हुई है। यानी कि अगर इमेजिन करिए, अगर मैं इसको कह दूं कि ये x1 है, मतलब कॉलेज आईडी को मैं x1 कह रहा हूँ, IQ को मैं x2 कह रहा हूँ। इसको स्क्वायर मत समझिएगा, ये एक्स स्क्वायर नहीं है गाइस, ये x2 है। ठीक है, x2, x2 का मतलब सेकंड वाले कॉलम की बात हो रही है। और ऐसे ही करते करते लास्ट वाला जो है y है, उसी तरीके से ये x1 है और ये x2 है। अगेन मैं कह रहा हूँ ये स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ लिखने का एक तरीका है कि मैं कौन से कॉलम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप कहोगे सर इसको तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे, नीचे भी 2 लिख सकते थे, ऊपर क्यों लिखा? अरे भैया बस ये एक नोटेशन है, वो मैं ऊपर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि सेकंड वाले कॉलम की ith रो की वैल्यू, तो फिर उसको कैसे लिखोगे आप? फिर आप उसको लिखोगे x2i। ठीक है, x2i यानी कि सेकंड वाले कॉलम के ith रो की वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें लेटर ऑन कभी ना कभी आई भी लिखना पड़ सकता है। तो फिर वो आई हम कहाँ लिखेंगे? वो आई हम लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में। तो 2 जो ऊपर वाली जगह है वो मैंने कॉलम वाले इंडेक्स के लिए बचा के रखी है, और जो सब्सक्रिप्ट वाली जगह है उसको मैंने रो के लिए बचा। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से अब आपकी ये पूरी की पूरी जो मैट्रिक्स है ये पियर्सन कोरिलेशन की वैल्यूज से भरी हुई। जैसे कि मान लीजिए आप अगर कॉलेज आईडी और कॉलेज आईडी के बीच का पियर्सन कोरिलेशन निकालते हो तो ये हो जाएगा रो x1, ठीक है। अगर आप IQ और कॉलेज आईडी के बीच का पियर्सन कोरिलेशन निकालते हो तो ये हो जाएगा रो x2, x1। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कॉलेज आईडी और IQ के बीच का कोरिलेशन निकालते हो तो ये हो जाएगा रो x2, x2। ठीक है, ऐसे ही गाइस सारी की सारी पियर्सन कोरिलेशन वैल्यू से पूरी की पूरी मैट्रिक्स भरी हुई है। ठीक है, और ये आपकी 10 by 10 की मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपको ये जानना है कि आपकी कोई मैट्रिक्स पियर्सन कोरिलेशन की सही आ रही है या गलत आ रही है, तो उसका सबसे पहले उसके दो चेक्स होते हैं। पहला चेक ये है गाइस कि आपके पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स के जो डायगोनल्स होंगे उस पे 1 ही आंसर आएगा और कुछ नहीं आएगा, एग्जैक्ट 1 आएगा। और दूसरी बात, अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ भी दो तो बाकी के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में आएगी। क्योंकि मैंने आपसे बोला ना कि पियर्सन कोरिलेशन का नेचर क्या होता है, इट गिव्स यू अ वैल्यू बिटवीन -1 to +1। ठीक है, -1 के +1 के बीच में ही आती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपकी मैट्रिक्स ऐसी आ रही है, गुड न्यूज, आपकी पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स सही आ रही है। ठीक है, अब हमें करना क्या है गाइस? ठीक है, बहुत सिंपल है। ओके, हमें करना क्या है? हमें सिंपली अपने इनपुट फीचर
वो वाले इनपुट फीचर देखने हैं जिनकी जिनका पियर्सन कोरिलेशन, बेसिकली जिनका पियर्सन कोरिलेशन वाई से सबसे ज्यादा। ठीक है, निगेटिव साइड में भी आ सकता है, पॉजिटिव साइड में भी आ सकता है। यानी कि हमें ऐसे इनपुट फीचर्स वाले कॉलम सेलेक्ट करते हैं जिनका पियर्सन कोरिलेशन या तो -1 के पास आ रहा हो या +1 के पास। ठीक है, ओके। या फिर आप रफली ये कह सकते हो कि जिनके पियर्सन कोरिलेशन की वैल्यू -0.5 से कम आ रही हो या फिर +0.5 से ज्यादा आ रही हो। ठीक है, हमें ऐसे इनपुट फीचर सेलेक्ट करने। कैसे इनपुट फीचर सेलेक्ट करने? जिनके पियर्सन कोरिलेशन की वैल्यू y से -0.5 से कम आ रही हो और +0.5 से ज्यादा आ रही है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि कई बार नहीं भी आती गाइस इतनी हाई वैल्यू, बट यू हैव टू कीप लुकिंग फॉर सच काइंड ऑफ इनपुट फीचर। तो जैसा कि गाइस आपने देखा कि जब हमने ये टेबल बनाई तो हमें पता चला कि ऐसे कौन कौन से इनपुट फीचर है जिनकी प्लेसमेंट से जो पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा आ रही है। जैसे गाइस आप देख सकते हैं 0.28519, ये तो ऑलमोस्ट ही जीरो हो गया। ठीक है, 0.00, तो इसको तो हम लेंगे ही नहीं क्योंकि जीरो का मतलब है नो रिलेशनशिप। अगर आपकी वैल्यू हायर आ रही है पॉजिटिव साइड में या निगेटिव साइड में, दैट्स अ गुड साइन। दैट मीन्स यू हैव गॉट सम रिलेशनशिप विद वाई। अब वो डायरेक्टली भी हो सकता है, इनवर्सली भी हो सकता है। तो अभी यहाँ पे हमारे प्लेसमेंट के साथ जो पियर्सन कोरिलेशन की वैल्यू आ रही है आईक्यू की, वो काफी हाई आ रही है। दैट इज 0.285914। ऐसे ही प्रीवियस सेमेस्टर रिजल्ट के साथ भी हाई आ रही है, सीजीपीए के साथ भी हाई आ रही है। तो गाइस बीच में आप देखिए कहीं पे भी हाई नहीं है। अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ भी हाई आ रही है और प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड के साथ भी हाई आ रही है। तो कुल मिलाकर के गाइस हमने कौन कौन से इनपुट फीचर सेलेक्ट किए अलोंग विद वाई। वाई भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहला है गाइस आईक्यू, दूसरा है 0.317 यानी कि प्रीवियस सेमेस्टर रिजल्ट, तीसरा है सीजीपीए। ठीक है, यानी कि इंडेक्स नंबर 1 वाला कॉलम यानी कि आईक्यू, इंडेक्स नंबर 2 वाला कॉलम यानी कि प्रीवियस सेमेस्टर रिजल्ट, इंडेक्स नंबर 3 वाला कॉलम यानी कि सीजीपीए, और उसके बाद गाइस सीधा हम गए इंडेक्स नंबर 7 पे यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स, इंडेक्स नंबर 8 यानी कि प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। और गाइस ऑब्वियसली वाई का वाई से कोरिलेशन तो सबसे ज्यादा होगा, तो वाई हमें वैसे भी लेना है यानी कि इंडेक्स नंबर 9। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास 6 कॉलम्स आ गए गाइस। ठीक है, आई एम सॉरी मुझे कोल्ड लगा हुआ है बहुत ज्यादा, तो सर्दी के मौसम में लग जाता है। एस्थमेटिक लोगों के साथ ऐसा ही सिनेरियो होता है, तो आई एम रियली सॉरी, बट मुझे शायद बीच बीच में वॉशरूम यूज करना पड़े, तो रियली सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बेसिकली हमारे पास देखिए यहाँ पे फिल्टर्ड डाटा आ गया। ठीक है, ये हमने फीचर सिलेक्शन किया है। तो गाइस ये जो हमने ऊपर काम किया है कि हमारे पास जो डाटा था वो एक्चुअली में था तो 10 कॉलम का। ठीक है, यानी कि उसमें 9 इनपुट फीचर्स थे और एक हमारा वाई था। लेकिन अब 10 से हम पहुंच गए हैं 6 के ऊपर, जिसमें से 5 हमारे इनपुट फीचर है और एक हमारा वाई। यानी कि अब आपका जो एक्स आई वेक्टर हो जाएगा उसमें 9 वैल्यूज दी है गाइस, उसमें सिर्फ 5 वैल्यू। ठीक है, इट हैज गॉट ओनली 5 वैल्यूज। तो ये जो 5 वैल्यूज हैं ये अब किसकी किसकी है? जैसा कि गाइस मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो वैल्यूज आ रही है ये आईक्यू की वैल्यूज है, प्रीवियस सेमेस्टर रिजल्ट की वैल्यूज है, सीजीपीए है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट। तो अब हमारा जो इनपुट फीचर वेक्टर है वो 5 डायमेंशन का हो गया, यानी कि उसके अंदर से 5 वैल्यूज। यानी कि अब अगर हम किसी आईएच स्टूडेंट की बात करें जहाँ पे आई की वैल्यू जो है वो 4 है, तो गाइस इस केस में हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 96 7.91, 96 7.91, और इस तरीके से 7.69, 7.69, और लास्ट में 10 और 2।
ठीक है, तो 10 और 2, तो हमारे पास 10 और 2 आ रहा है। ओके, तो ये हमारा इनपुट फीचर वेक्टर हो गया गाइस। ठीक है, दैट इज 5 डायमेंशनल। और हमारे पास y आ रहा है बेसिकली, सो वी आर गेटिंग अवर y, और y इस केस में क्या है, 0। अब ऐसे पेयर्स हमारे पास 10,000 है, तो वो आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पे, 10,000 होंगे ये। मैं अभी आपको इसका हेड दिखा रहा हूँ, यानी कि ऊपर वाला पोर्शन दिखा रहा हूँ, तो पूरा डाटा नहीं दिखा रहा। ठीक है, उसके बाद गाइस हमने क्या किया, हमने प्रायर निकाला। ठीक है, प्लेसमेंट होने का प्रायर। अब आप कहोगे सर ये प्रायर क्या होता है। देखिए, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज व्हाट यू कॉल्ड बेज रूल। ठीक है, हम बेज रूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, किस लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, किसी भी स्टूडेंट के प्लेसमेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालने का इस्तेमाल करने जा रहे हैं हम। तो इसका मतलब अगर हमें किसी भी स्टूडेंट के प्लेसमेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्लेसमेंट को हमने क्या नाम दे रखा है गाइस, प्लेसमेंट को हमने दे रखा है वाई, प्लेसमेंट को हमने वाई नाम दे रखा है। तो अगर आपको किसी भी स्टूडेंट के प्लेसमेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वन मतलब प्लेसमेंट होना, जीरो मतलब प्लेसमेंट ना हो, तो अगर हमें किसी भी स्टूडेंट के प्लेसमेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस शर्त पे कि उसका जो इनपुट फीचर वेक्टर है, ठीक है, यानी कि एक्स वेक्टर, जिसमें हमारे 5 वैल्यूज होंगी। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ, अब ये 5 डायमेंशनल हो जाएगा, क्योंकि हमने फीचर सिलेक्शन कर लिया, तो 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमारे पास बचे, तो हम वो लेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगी गाइस, वो होगी पी ऑफ एक्स वेक्टर ऑन अ कंडीशन y बराबर 1 मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ y बराबर 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, पी ऑफ एक्स वेक्टर। ठीक है, तो यूजली गाइस हम करते क्या है, हमें बेसिकली निकालनी पड़ेगी दो प्रोबेबिलिटी, वी विल बी कंप्यूटिंग टू प्रोबेबिलिटी। कौन कौन सी, उसी सेम बच्चे के लिए प्लेसमेंट ना होने की भी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, यानी कि पी वाई इक्वल टू 0 ऑन द सेम सेट ऑफ इनपुट फीचर वेक्टर। ठीक है, और उसका भी आंसर क्या होगा, एक्स वेक्टर ऑन अ कंडीशन y इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई p ऑफ y इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई p ऑफ एक्स वेक्टर। ठीक है, और गाइस हम दोनों प्रोबेबिलिटीज को कंपेयर करें। ठीक है, और कंपेयर करने के बाद हमारी जो भी प्रोबेबिलिटी बड़ी आ रही हो, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर किसी बच्चे के लिए ये वाली प्रोबेबिलिटी नीचे वाली प्रोबेबिलिटी से ज्यादा हो जाती, यानी कि इफ p of y equal to 1 on a condition x vector becomes greater than p of y equal to 0 on a condition x vector, यानी कि अगर हमारा ये आंसर आता है, तो हमारे एल्गोरिदम के हिसाब से, यानी कि जो भी हम डेवलप कर रहे हैं अपना सिस्टम, उसके हिसाब से हमारे कंप्यूटर को क्या लगता है, हमारे कंप्यूटर को ये लगता है कि उसके प्लेसमेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो हमारे एल्गोरिदम क्या बोलेगा, यस, यानी कि मोस्ट लाइकली दिस स्टूडेंट इज गोइंग टू गेट प्लेस्ड। तो मोस्ट लाइकली दिस स्टूडेंट इज गोइंग टू गेट प्लेस्ड, दिस स्टूडेंट हैविंग एक्स वेक्टर, ठीक है, इज गोइंग टू गेट प्लेस्ड। ठीक है, मेरी बात दोबारा सुन लीजिए, कि अब आप कहोगे कि सर हम ये प्रोबेबिलिटी निकाल क्यों रहे हैं? जब हमें डाटा सेट के अंदर ऑलरेडी दे रखा है किसी बच्चे का प्लेसमेंट होगा, किसी बच्चे का प्लेसमेंट नहीं होगा, वाई द हेल वी आर कंप्यूटिंग दिस प्रोबेबिलिटी, हम क्यों निकालें इन प्रोबेबिलिटीज को, हमें तो पहले से ही पता है ना कि किसी बच्चे का प्लेसमेंट होना है कि नहीं होना है। देन हम इसको निकाल के करेंगे क्या, वो तो हमें पहले से ही पता है। ठीक है, गाइस ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम ऑलरेडी डेटा सेट में अगर
किसी बच्चे के इनपुट फीचर अगर हम लेते हैं तो हम ये बता पाए कि उसका प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। वो तो ऑलरेडी डेटा सेट के अंदर दे रखे हैं उस बच्चे का डाटा। हम हम ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं कि कोई भी बच्चा, इन 10,000 बच्चों के बाहर भी अगर कोई तीसरा बच्चा आता है और वो भी हमारे सिस्टम पे अगर अपना एक्स वेक्टर डालता है, यानी कि इनपुट फीचर की वैल्यूज डालता है, 5 इनपुट फीचर्स की वैल्यूज, तो भी हमारा सिस्टम एक्यूरेटली ये बता पाएगा कि उसका प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, यानी कि एक्यूरेट प्रोबेबिलिटी बताएगा उसके प्लेसमेंट होने की या ना होने की। ठीक है। तो गाइस यहाँ पे सिनेरियो कुछ ऐसा है कि जैसे आपने देखा होगा वेदर प्रिडिक्शन एप्स होती है। सॉरी गाइस। जैसे आपने देखा होगा वेदर प्रिडिक्शन एप्स होती है। ठीक है। तो जब आप वेदर प्रिडिक्शन एप्स को चेक करते हैं तो उसमें आपको देखा होगा कि हर वेदर प्रिडिक्शन जो ऐप होती है वो आपको बारिश होने की या हवा चलने की प्रोबेबिलिटी बताती है कि हाउ मच लाइकली इट इज गोइंग टू रेन टुडे। ओके। तो इट टेल्स यू द प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब हर दिन की स्थितियां जो होती होंगी वो पास्ट डेज की तरह थोड़ी होती होंगी। भाई कोई जरूरी थोड़ी है कि अगर अगर मान लो आपने ऑलरेडी किसी डे के लिए ये चीज आपको पता है कि उस दिन अगर टेम्परेचर 24 डिग्री था और क्लाउडी डे था और सन नहीं निकला हुआ था, तो आपको पता है कि उस दिन बारिश हुई कि नहीं हुई। लेकिन गाइस अब ऐसा हर दिन थोड़ी होगा कि हर डे सेम टाइप का डाटा ही देगा आपको। यानी कि आप ये नहीं कह सकते ना कि अगर कभी आगे जाकर के आपको किसी डे की बारिश होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उस डे भी टेम्परेचर 24 ही होगा और उस डे भी क्लाउडी ही होगा और उस डे भी सूरज नहीं निकला होगा। ठीक है। अगर ऐसा है तो भी गाइस आप ये बात गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि अगर ऑलरेडी किसी ऐसे दिन पे बारिश हुई थी तो आज भी हो जाएगी। यानी कि डाटा, इनपुट फीचर का डाटा सेम रहने के बावजूद भी आप ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि जो पहले हुआ था वो आज भी होगा। डू यू अंडरस्टैंड? मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके डाटा सेट के अंदर एक ऐसा बच्चा है जिसका आईक्यू 96 है, जिसका प्रीवियस सेमेस्टर रिजल्ट 7.91 है, जिसका सीजीपीए 7.69 है, जिसके कम्युनिकेशन स्किल 10 है, जिसके प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड 2 है, और आपको पहले से पता है कि उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर आगे जाकर के कोई एक और बच्चा ऐसा आता है जिसके जिसका सेम डाटा होता है तो उसका भी प्लेसमेंट नहीं होगा। हाउ कैन यू बी सो मच श्योर अबाउट दैट? राइट, यू कैन नॉट बी 100% श्योर। तो इसीलिए गाइस हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ताकि कल को अगर हमारे पास ऐसे सेम डाटा वाला बच्चा भी आता है या इसके आसपास वाला डाटा डाटा का बच्चा भी आता है तो एटलीस्ट हम क्या है इस पुराने डाटा को देख के रट्टा मार के नहीं बताएंगे कि हाँ भाई इसका भी प्लेसमेंट नहीं हुआ था तो तुम्हारा भी प्लेसमेंट नहीं हुआ, बल्कि हम थोड़ा सेफ प्ले करेंगे और हम ये कहेंगे कि बेटा तुम्हारे प्लेसमेंट होने की प्रोबेबिलिटी ना 20% है और ना होने की प्रोबेबिलिटी 80% है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेसमेंट अभी भी हो सकता है उस बच्चे का। अगर इसका नहीं हुआ था तो उसका मतलब ये थोड़ी कि दूसरे बच्चे का भी प्लेसमेंट नहीं होगा, हो सकता है उसका भी हो जाए, लेकिन उसका प्लेसमेंट होने के चांसेस कम है। तो गाइस ये चीज आप एक बहुत ही कॉमन चीज पूरी मशीन लर्निंग में देखोगे कि इन मशीन लर्निंग वी ऑलवेज कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज। यानी कि अभी जब फोर्थ सेम में मशीन लर्निंग पढ़ने जा रहे हैं तो मशीन लर्निंग में क्या होगा गाइस, हम हमेशा प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे। हम किसी न किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। वी ऑलवेज ट्राई टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज। ठीक है। तो इसीलिए हमने स्टेटिस्टिक्स पढ़ी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का नॉलेज लिया ताकि हम प्रोबेबिलिटीज निकाल पाए। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है। ठीक है। अदरवाइज हमारा सिस्टम क्या करेगा, अदरवाइज हमारा सिस्टम क्या करेगा गाइस, अदरवाइज इल से मोस्ट लाइकली। ठीक है। मोस्ट लाइकली मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाली चीज। तो मोस्ट ये नहीं कि 100%, ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है।
तो मोस्ट लाइकली दिस स्टूडेंट having X vector is not going to get placed. ठीक है, मतलब हमारा सिस्टम हमें प्रोबेबिलिटी निकाल के दे देगा बस। अब उस उन रिजल्ट्स को हमें कैसे ट्रांसलेट करना है वो हमारे ऊपर है। यानी कि जो ऐप आप बना रहे हो उसमें आप किसी बच्चे को ये नहीं कहोगे ना कि बेटा तेरा प्लेसमेंट होने के चांसेस ना होने के चांसेस से कम आ रहे हैं तो तेरा प्लेसमेंट होगा ही। दिस इज नॉट गुड। यू विल सिंपली टेल हिम कि तुम्हारे प्लेसमेंट होने की प्रोबेबिलिटी 50% है, या 48% है, या 49% है, या 45.3% है। इस तरीके से हमें उसको एक नंबर दे दें। अब वो उसको कैसे लेता है बच्चा वो उसके ऊपर है, वो हमारी हेडेक नहीं है। हमें उसको प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखानी है एक्यूरेट। ठीक है, तो दिस इज द सिनेरियो। तो गाइज हमें बेसिकली दो प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। ठीक है, सेम बच्चे के लिए, यानी कि सेम इनपुट फीचर वेक्टर के लिए, प्लेसमेंट होने की भी y=1 की भी, और प्लेसमेंट नहीं होने की भी, यानी कि y=0 की। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज बता चुका हूं कि ये जो दोनों प्रोबेबिलिटीज होती है इनको हम बोलते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और ये जो होती है गाइस इसको हम कहते हैं लाइक्लीहुड। ये होती है, इसको हम कहते हैं प्रायर, जो भी हम निकाल रहे हैं। और गाइस जो नीचे वाली होती है इसको हम कहते हैं एविडेंस। ठीक है, लेकिन गाइस जब आपको दो प्रोबेबिलिटीज कंपेयर करानी होती है, यानी कि बस आपको इतना देखना है कि ज्यादा वाली कौन सी है, आपको इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है कि इसका एक्यूरेट आंसर कितना आएगा। ठीक है, यू जस्ट वांट टू सी विच वन इज बिगर विच वन इज स्मॉलर। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कि उस वो बिगर आ रही है लेकिन वो उसका एक्यूरेट वैल्यू कितनी आ रही है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि अगर आप Py=1 ऑन अ कंडीशन एक्स वेक्टर का एक्यूरेट आंसर नहीं निकालना चाहते, आप बस ये देखना चाहते हो कि ये ज्यादा आ रही है कि कम आ रही है, क्योंकि आपको दोनों को कंपेयर करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपैरिजन पे पता चल जाएगा कौन सी ज्यादा आ रही है कौन सी कम आ रही है। आपको एक्यूरेट वैल्यू निकालने में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो गाइस ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम ये जो डिनोमिनेटर होता है ना इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। यानी कि हम सिर्फ लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और प्रायर निकालते हैं। हम बेसिकली एविडेंस नहीं निकालते। ठीक है, इफ वी वांट टू कंपेयर टू प्रोबेबिलिटीज। लेकिन अगर आपको दो प्रोबेबिलिटीज को कंपेयर नहीं कराना है बल्कि उनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो फिर आपको एविडेंस नहीं हटाना, तब आपको एविडेंस वाली प्रोबेबिलिटी भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज यू कैन बी हैप्पी कैलकुलेटिंग ओनली लाइक्लीहुड एंड प्रायर। तो हम भी यही करने वाले हैं गाइस, हमें बस दो प्रोबेबिलिटीज को कंपेयर कराना। ठीक है, तो हम एविडेंस नहीं निकालेंगे। ठीक है, हम वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट एविडेंस, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है एविडेंस निकालने में। हम सिंपली लाइक्लीहुड और प्रायर निकालेंगे, और इसका मतलब फिर हम इन दोनों को क्या करेंगे गाइस, कंपेयर कर लेंगे। और कंपेयर कराने पर दोनों में से जो भी प्रोबेबिलिटी हमारी बड़ी आ रही होगी फिर हमारा एल्गोरिथम यही कह देगा कि भाई मोस्ट लाइकली प्लेसमेंट होना नहीं होने के चांसेस ज्यादा है, या मोस्ट लाइकली प्लेसमेंट होगा तुम्हारा, या मोस्ट लाइकली प्लेसमेंट नहीं होगा तुम्हारा। तो इससे क्या हुआ, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो गई। हमको अब एविडेंस नहीं निकालनी, सिर्फ लाइक्लीहुड और प्रायर निकालेंगे। और गाइस प्रायर कैसे निकलेगी वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये जो कोड में आप देख रहे हो ये हमने यही सेम काम किया है, हमने अभी यहाँ पे प्रायर निकाला। तो प्लेसमेंट होने की प्रोबेबिलिटी हमारे हमारे डाटा से, हमारे डाटा के बेसिस पर, जिसको हम ट्रेनिंग डाटा भी कह रहे हैं अभी, वो कितनी आ रही है गाइस, वो 0.1659 आ रही है। यानी कि ये जो आंसर आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 0.1659। ठीक है, इसी को आप वन में से माइनस कर दिए दीजिए तो प्लेसमेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यानी कि 1 - 0.1659, जो भी आंसर आएगा वो ना होने की प्रोबेबिलिटी आएगी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गाइस फिर हमने क्या किया कि हमारे जितने भी इनपुट फीचर्स हमने लिए थे अलोंग विद वाई, हमने उनका हीट मैप बनाया। ठीक है,
तो हीट मैप बनाने पर हम बड़े खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? क्योंकि यहाँ से साफ साफ आपको दिख रहा है कि हमारे पास वो सारे फीचर्स आ रहे हैं जिनका प्लेसमेंट से हाई कोरिलेशन है। क्योंकि अगर आप प्लेसमेंट वाली रो देखोगे या प्लेसमेंट वाला कॉलम देखोगे, इट इज वेरी ब्राइट। और ब्राइट का क्या मतलब है? ब्राइट का मतलब ये है वैल्यूज आर हाई। तो अच्छी बात है कि वैल्यूज हाई आ रही है, क्योंकि हमने वही फिर इसका मतलब इनपुट फीचर सेलेक्ट किए हैं जिनका प्लेसमेंट होने या ना होने से गहरा संबंध है। ठीक है, आलतू फालतू चीजें हमने सेलेक्ट नहीं करी है। तो इससे क्या हुआ, हमारी कैलकुलेशन का कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, हमारे नंबर ऑफ इनपुट फीचर कम हो गए, हमारा डाटा छोटा हो गया, हम कैलकुलेशन ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन एक जगह पंगा फंस रहा है। ठीक है, जहां पे दो इनपुट फीचर हमारे पास ऐसे हैं जिनके बीच में हाई कोरिलेशन है। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं गाइस? वो है सीजीपीए और प्रीवियस सेमेस्टर रिजल्ट। इनके बीच में हाई कोरिलेशन आ रहा है, वी आर गेटिंग अ वेरी हाई कोरिलेशन। यानी कि 0.98 और 0.98, यानी कि प्रीवियस सेमेस्टर रिजल्ट सीजीपीए पे डिपेंड कर रहा है और सीजीपीए प्रीवियस सेमेस्टर रिजल्ट पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि पूरे डाटा सेट में दो इनपुट फीचर ऐसे आ रहे हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो अब आप कहोगे इससे क्या नुकसान हो जाएगा? भाई साहब, इससे नुकसान ये हो जाएगा कि प्रायर तो निकालना आसान है, वो तो हम निकाल ही लेंगे। जैसे मैंने अभी आपको वन के लिए निकाल के दिखाया, एक लाइन का कोड लेना है, वन का प्रायर आ जाएगा। ऐसे एक लाइन का कोड, इनफैक्ट अब आपको एक लाइन का कोड भी नहीं लिखना, बस आपको वन में से माइनस करना है 0.1659 को, जीरो का प्रायर आ जाएगा। लेकिन जो सबसे डिफिकल्ट चीज है कैलकुलेट करने वाली, वो है लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी, जो कि हमें दोनों ही केसेस में निकालनी पड़ेगी। तो लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी अब आप कैसे निकालोगे? जैसे मान लीजिए मुझे किसी बच्चे के लिए लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑन अ कंडीशन y इक्वल टू 1। वो मैं कैसे निकालूंगा? इट्स प्रिटी इजी गाइस। हम क्या करेंगे, हम जॉइंट लाइक्लीहुड निकालेंगे, यानी कि p ऑफ, हमें x वेक्टर ऑन अ कंडीशन y बराबर 1 निकालना। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इनपुट फीचर्स। ठीक है, तो इसका मतलब पी ऑफ, ठीक है, तो अगर मैं ऐसी अभी एग्जांपल ले रहा हूँ गाइस, कि अब आप इमेजिन करिए कि अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ कि एक बच्चा लेता हूँ मैं जिसका IQ 96 है, तो 96 इंटरसेक्शन जिसका प्रीवियस सेमेस्टर रिजल्ट 7.91 है, 7.91 इंटरसेक्शन जिसका सीजीपीए बेसिकली है आपका 7.69, 7.69 इंटरसेक्शन जिसका कम्युनिकेशन स्किल्स 10 है, तो 10 इंटरसेक्शन, और जिसके प्रोजेक्ट्स जिसने दो कंप्लीट किए हैं ऑन अ कंडीशन y बराबर 1 निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालूंगा गाइस? आपको अच्छे से पता है ये चीज, मैं आपको कितनी बार क्लास में भी बता चुका हूँ कि हम मोस्टली जब ऐसे तरीके की सिचुएशन हमारे साथ मशीन लर्निंग में आती है ना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से कोई ऐसी चीज हम लगा देते हैं इसके अंदर जिससे कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, नहीं तो ये कैलकुलेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट। ठीक है, और वो हम क्या assumption लगाने जा रहे हैं गाइस? हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं गाइस, हम मशीन लर्निंग का एक बहुत ही फेमस एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं। ये जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है ना, इसमें मशीन लर्निंग का एक बहुत ही फेमस एल्गोरिदम यूज हो रहा है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है नेव बेस्ड क्लासिफायर। ठीक है, नेव या नाइव जो भी कह लीजिए आप, नेव बेस्ड क्लासिफायर। ठीक है, नेव बेस्ड क्लासिफायर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है। ये मशीन लर्निंग के वन ऑफ द, कह सकते हो, फंडामेंटल एल्गोरिदम में से माना जाता है। यानी कि अगर आपको ये एल्गोरिदम समझ में आ गया तो फिर आगे के कॉन्सेप्ट भी आपके मशीन लर्निंग के बहुत जल्दी जल्दी आपको समझ में आएंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, तो अब नेव बेस में जो नेव है ना, ये जो नेव वर्ड है, ये तो मेरे एल्गोरिदम का नाम है, नेव बेस क्लासिफायर। ठीक है, जो हम अभी कर रहे हैं ये नेव बेस क्लासिफायर है। लेकिन इस एल्गोरिदम में जो नेव वर्ड है, वो नेव का क्या मतलब होता है? भाई साहब, इसको नेम बेस्ड क्लासिफायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्लासिफायर पहली बात तो बेस रूल का यूज करता है, और बेस रूल में हम लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। लेकिन लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी निकालते समय ये क्या करता है, ये एक नेम एजम्पशन यूज करता है। ठीक है, नेम मतलब सिंपल, इट यूजेस अ नेम एजम्पशन। ठीक है, ये जो एल्गोरिदम है,
ये एक चीज एज्यूम करके चलता है, ये एक एजम्पशन लेकर के चलता है, सिंपल एजम्पशन लेकर के चलता है दैट ऑल द इनपुट फीचर्स, ठीक है, ऑल द इनपुट फीचर्स, ऑल द इनपुट फीचर्स, ठीक है, नेम मतलब सीधा साधा भोला भाला एजम्पशन, ठीक है, मतलब अब उस बेचारे को पता भी नहीं है कि क्या इनपुट फीचर सही में इंडिपेंडेंट है भी कि नहीं है, बट ये अज्यूम कर लेता है, ठीक है, ऑल द इनपुट फीचर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है, आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है, ईच अदर, ठीक है, आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। लेकिन गाइस अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो सीजीपीए है और प्रीवियस सेमेस्टर रिजल्ट है, वो उसके जो दो कॉलम्स हैं हमारे डाटा सेट के अंदर, 10,000 वैल्यूज के जो दो कॉलम्स हैं हमारे डाटा सेट के अंदर, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। हमें कैसे पता कि इंडिपेंडेंट नहीं है? यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो, हमने जो हीट मैप नीचे बनाया उससे पता चल रही है बात कि सीजीपी और प्रीवियस सेमेस्टर रिजल्ट इंडिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज इनके बीच का पियर्सन कोरिलेशन बहुत हाई आ रहा है, इट इज क्लोज टू 1। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा गाइस? हम वैसे तो चाहें तो हम अभी भी इंडिपेंडेंट मान करके आगे बढ़ जाते हैं और कैलकुलेशन को आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। लेकिन गाइस हम ऐसा करें क्यों? क्योंकि भाई जब हमें पता है कि हमारे जो दो कॉलम्स हैं वो इंडिपेंडेंट है नहीं, और अगर मान लो हमने इनको इंडिपेंडेंट मान भी लिया तो आगे हमारी कैलकुलेशन के रिजल्ट्स गलत आएंगे, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट तो थे नहीं है और हम मान के आगे बढ़ गए, विच इज रॉन्ग, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इंडिपेंडेंट तो करना है, क्योंकि एजम्पशन है, ये एल्गोरिथम काम ही इस एजम्पशन पे करता है कि बेटा तुमको ये जितने भी इनपुट फीचर है ना, इन सबको इंडिपेंडेंट एज्यूम करना पड़ेगा। अब अगर इंडिपेंडेंट एज्यूम करोगे तो फिर क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, यानी कि पी ऑफ 96 ऑन अ कंडीशन y बराबर 1 मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ 7.91 ऑन अ कंडीशन y बराबर 1 मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ 7.62 ऑन अ कंडीशन y बराबर 1 मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ 10 on a condition y बराबर 1 multiplied by p of 2 on a condition y बराबर 1, ठीक है। ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे अगर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हो क्या जाते हैं, मान के चल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट है वो, ठीक है। लेकिन गाइस जैसा कि आपको आपने अभी अभी देखा कि आईक्यू जो सीजीपीए और प्रीवियस सेमेस्टर रिजल्ट वाले कॉलम्स है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इसका मतलब हम चाहे तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये एजम्पशन बहुत खराब एजम्पशन है, क्योंकि हमें सामने सामने दिख रहा है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा गाइस? हमें इनको बनाना पड़ेगा इंडिपेंडेंट, ठीक है। यानी कि हम ये चाहेंगे कि हमारी ये जो मैट्रिक्स आ रही है, पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स, इसमें प्लेसमेंट, इसमें हमारे फीचर ऐसे होने चाहिए जिनका प्लेसमेंट से तो कोरिलेशन अभी भी हाई रहे, ठीक है। और गाइस याद रखिएगा, बार बार मैं इस बात को रिपीट करता रहूंगा, हाई से मेरा क्या मतलब है? हाई से मेरा मतलब ये नहीं है कि ये निगेटिव नहीं हो सकता पियर्सन कोरिलेशन, ठीक है। जैसे अभी हमारा 0.29, 0.32, 0.32, 0.32, 0.22, ये हमारा पियर्सन कोरिलेशन की वैल्यूज आ रही है इनपुट फीचर की वाई के साथ, यानी कि प्लेसमेंट के साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये निगेटिव आ गई तो खराब बात है, ये निगेटिव भी आ सकती है, ठीक है, बट आनी बहुत मैग्नीट्यूड इनका ज्यादा होना चाहिए। यानी कि पता चला अगर इनका मैग्नीट्यूड आपका निगेटिव में आ रहा है, लेकिन आ रहा है -0.009 ऐसा करके आ रहा है, तो दिस इज बैड। इसका मतलब रिलेशनशिप है ही नहीं, ठीक है। निगेटिव भी आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कोई ना कोई रिलेशनशिप होना चाहिए गाइस, ठीक है। निगेटिव भी आ जाए तो अच्छी चीज है, ठीक है, लेकिन वैल्यू हाई आनी चाहिए, मैग्नीट्यूड हाई आना चाहिए, ठीक है। दूसरी साइड हमें क्या करना है गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अब ये चाहेंगे कि हमारा ये जो सीजीपी और प्रीवियस सेमेस्टर रिजल्ट की जो डिपेंडेंसी है ये हट जाए। तो जब ये हट जाएगी तो क्या होगा? जब आप दोबारा से हटाने के बाद इनका यही हीट मैप बनाओगे या पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स का हीट मैप बनाओगे तो 0.98 की जगह पे 0 आ जाएगा, या फिर बहुत ही छोटी वैल्यू आ जाएगी निगेटिव में या पॉजिटिव में, हमें उससे मतलब नहीं है, बट वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी।
यानी कि ये 0.98 ब्लैक हो जाना चाहिए और नीचे वाला 0.98 भी ब्लैक हो जाना चाहिए। ये कब होगा? जब दोनों के बीच का पियर्सन कोरिलेशन जीरो हो जाएगा, यानी कि दो कॉलम्स आपस में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है। तो गाइस इंडिपेंडेंट बनाने के लिए मैंने क्या किया? मैंने इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या किया कि मैंने इस पे लगाया पीसीए। ठीक है, इंडिपेंडेंट लगाने के लिए, यानी कि पीसीए क्या है गाइस? ठीक है, तो पीसीए, ठीक है, पीसीए इज अ डायमेंशनैलिटी रिडक्शन एल्गोरिथम। ठीक है, पीसीए इज अ डायमेंशनैलिटी रिडक्शन एल्गोरिथम। पीसीए एक डायमेंशनैलिटी रिडक्शन एल्गोरिथम है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इट्स अ डायमेंशनैलिटी रिडक्शन एल्गोरिथम? तो गाइस पीसीए क्या करता है? ठीक है, पीसीए आपके इनपुट फीचर्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, और पीसीए क्या करता है? आपके इनपुट फीचर्स को एक नई दुनिया में प्रोजेक्ट कर देता है। ठीक है, यानी कि इमेजिन करिए आपके पास एक डाटा सेट था, जिसमें हम अभी थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं, जिसमें आपके पास सिर्फ तीन कॉलम्स थे, जिसमें से एक कॉलम था x1, दूसरा कॉलम था x2 और तीसरा कॉलम था y। यानी कि ऐसा मान लेते हैं कि थोड़े समय के लिए आपके पास एक डाटा सेट था, जिसमें से तीन कॉलम थे, जिसमें से जो दो कॉलम्स थे वो आपके इनपुट फीचर्स के कॉलम्स थे। ठीक है, और जो लास्ट वाला कॉलम था वो आपका वाई वाला कॉलम था, जैसे यहाँ पे हमारा प्लेसमेंट वाला कॉलम है, वैसे ही कोई रैंडम एग्जांपल हमने भी ले लिया जहाँ पे हमारे पास एक वाई वाला कॉलम। ठीक है, अब गाइज आपने क्या किया? आपने बेसिकली इन दोनों फीचर्स का स्कैटर प्लॉट बनाया। ठीक है, यू क्रिएटेड अ स्कैटर प्लॉट ऑफ दीज टू फीचर्स। तो x1 एक फीचर था, x2 एक फीचर था। ठीक है, यानी कि x2 एक कॉलम था, x1 एक कॉलम था, आपने इन दोनों का स्कैटर प्लॉट। ठीक है, अब आपका स्कैटर प्लॉट आ कैसा रहा है? आपका स्कैटर प्लॉट कुछ ऐसा है। ठीक है, स्कैटर प्लॉट कुछ ऐसा है, और ये देख करके साफ साफ आपको अंदाजा लग रहा होगा कि x1 और x2 आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इनका आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, पॉजिटिव पियर्सन कोरिलेशन, यानी कि इनके बीच की जो कोरिलेशन की वैल्यू आ रही होगी वो 1 के पास आ रही होगी। जैसे हमारे दो फीचर है यहाँ पे, एक सीजीपीए है और एक प्रीवियस सेमेस्टर रिजल्ट है, दोनों के बीच की पियर्सन कोरिलेशन की वैल्यू 9.98 आ रही है, यानी कि 1 के पास आ रही है वो। तो ऐसे में गाइस क्या होता है कि हम फिर इन्हें मल्टीप्लाई, इनकी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते, बिकॉज दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट। तो ऐसे में क्या ऑप्शन है हमारे पास? ऐसे में ऑप्शन ये है गाइस कि या तो हम इन फीचर्स को एक ऐसी फॉर्म में चेंज कर दें जिससे जब हम इनके बीच का स्कैटर प्लॉट करें तो वो स्कैटर प्लॉट कुछ कुछ ऐसा आना चाहिए। ठीक है, शुड बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, या फिर इन दोनों के बीच का जो स्कैटर प्लॉट है वो कुछ कुछ ऐसा आना चाहिए। ठीक है, या फिर इन दोनों के बीच का जो स्कैटर प्लॉट है वो कुछ ऐसा आना चाहिए। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो हम या तो ऐसा ले आए, या ऐसा ले आए, या ऐसा ले आए। ठीक है, ये आइडियल सिचुएशन होती है गाइस, यानी कि आप अपने इन दो फीचर्स को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो जिससे इन दोनों के बीच का जो स्कैटर प्लॉट है वो कुछ ऐसा है। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। दिस इज द मोस्ट आइडियल सिचुएशन, नथिंग कैन बी बेटर देन दिस। ठीक है, लेकिन गाइस ऐसा बहुत कम अचीव कर पाते हैं हम लोग। तो या तो हम ऐसा बना सकते हैं या ऐसा बना सकते हैं। अब आप ऐसा करोगे कैसे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा गाइस? आप अपना जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी कि एक ये जिसके अंदर मैंने स्कैटर प्लॉट बनाया है, ये हमारा एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, जिसमें से एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है 10 और वाई एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो है 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे गाइस? हम एक ऐसा नया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ढूंढेंगे जिसमें हम दो नए ऐसे यूनिट वेक्टर्स निकालेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे दो यूनिट वेक्टर्स हैं, एक आई हैट है और एक जे हैट है। तो इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के दो यूनिट वेक्टर्स हैं, आई हैट और जे हैट। लेकिन गाइस अगर हम इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने डाटा को देखें तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारे दोनों फीचर हाईली कोरिलेटेड, तभी उनकी वैल्यू 0.98 0.98 आ रही है। ठीक है,
लेकिन हम क्या करेंगे गाइस, हम दो नए ऐसे वेक्टर ढूंढेंगे जिसमें जब हम अपने डेटा को देखेंगे, या जिस जिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमें हमारा चेंज डेटा नजर आएगा, ठीक है, उसका ग्राफ या तो ऐसा आएगा, स्कैटर प्लॉट ऐसा आएगा, या फिर स्कैटर प्लॉट ऐसा आएगा। ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि तब हमने इन दोनों को इंडिपेंडेंट बना दिया होगा उस नए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो वो नए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे जो दो नए यूनिट वेक्टर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? गाइस, एक होगा हमारा वेक्टर E1, ठीक है, और दूसरा वेक्टर होगा E2। ठीक है, देयर विल बी टू वेक्टर्स। एक होगा E1 और दूसरा होगा E2। वन इज E1 वेक्टर एंड अदर वन इज E2 वेक्टर। और गाइस आप देख सकते हैं कि इनके बीच में भी जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, यानी कि दो बोथ आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। तो दिस इज द सिनेरियो। ठीक है, तो भाई साहब हमारे पास दो आइगन वेक्टर्स आ गए, ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये दोनों भी यूनिट वेक्टर्स हैं, यानी कि इनकी लंबाई भी एक एक यूनिट की है। जैसे हमारे आई आई हैट और जे हैट की लंबाई एक एक यूनिट की थी, वैसे इनकी लंबाई भी एक एक यूनिट की है। ये भी 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो अब इस नए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब आप अपने डेटा को देखोगे तो आपका डाटा या तो आपको ऐसा नजर आएगा या फिर ऐसा नजर आएगा। ठीक है, और गाइस इन दोनों डाटा के अंदर की जो पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स होगी, यानी कि अगर आपका डाटा ऐसा आता है या फिर ऐसा आता है, तो इन दोनों डाटा की जो कोवेरियंस सॉरी कोरिलेशन मैट्रिक्स होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। यानी कि यहाँ पे भी एक नॉन जीरो वैल्यू आएगी, ठीक है, और यहाँ पे भी एक नॉन जीरो वैल्यू आएगी, और यहाँ पे एक बिल्कुल जीरो के आसपास की वैल्यू आएगी, और यहाँ पे भी एक आसपास की जीरो की वैल्यू आएगी। इनफैक्ट पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो गाइस आपको पता है कि डायगोनल पे हमेशा वन आता है, यानी कि यहाँ पे भी वन आएगा, यहाँ पे भी वन आएगा, ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, ये भी ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, तो अल्टीमेटली अभी हम मैंने आपको यहाँ पे जो पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स दिखाई है वो सिर्फ दो इनपुट फीचर्स की दिखाई है, यानी कि एक्स वन और एक्स टू की दिखाई है। ठीक है, एक्स वन एंड एक्स टू की दिखाई है। ठीक है, लेकिन रियलिटी में गाइस हमारे पास जो नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स हैं वो पांच है। यानी कि IQ है, प्रीवियस सेमेस्टर रिजल्ट है, CGPA है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, और प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड। तो हमने क्या किया गाइस, हमने इन पांचों फीचर्स को सेपरेट कर लिया और एक सेपरेट मैट्रिक्स में डाल दिया एक्स। तो एक्स नाम की हमने एक मैट्रिक्स में डाल दिया, यानी कि एक्स इस समय क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक्स हो जाएगी 10,000, 5 की। ठीक है, तो एक्स इज अ मैट्रिक्स ऑफ 10,000, 5, यानी कि हमारे पैंडास डेटा फ्रेम के जो स्टार्टिंग के पांच कॉलम्स थे, जिसमें IQ था, प्रीवियस सेमेस्टर रिजल्ट था, CGPA था, कम्युनिकेशन स्किल्स था, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट। तो ये जो पांच कॉलम्स थे गाइस, इन पांचों कॉलम की 10,000 रोज के डाटा को हमने किस में डाल लिया, हमने एक्स में डाल लिया। ठीक है, और इसका एक एरे बना लिया, नंबर एरे बना लिया। और गाइस इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इसको इस एक्स की हमने क्या निकाली, कोवेरियंस मैट्रिक्स निकाली। तो ये कोवेरियंस मैट्रिक्स कितने बाई कितने की आएगी, ये 5,5 की आएगी। दिस मैट्रिक्स विल बी 5,5। ठीक है, कोवेरियंस मैट्रिक्स का साइज हमेशा नंबर ऑफ फीचर्स इंटू नंबर ऑफ फीचर्स का आता है। तो पांच फीचर्स हैं, तो 5 बाई 5 की आएगी। ठीक है, 10,000 बाई 10,000 की नहीं आएगी, 5 बाई 5 की आएगी। अब हमने क्या किया गाइस, हमने इसके ऊपर लगाया सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, इन शॉर्ट विच इज कॉल्ड आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन। क्योंकि जब आप सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन को किसी स्क्वायर मैट्रिक्स पे लगाते हो देन बेसिकली इट इज कॉल्ड आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन, और जब उसी को आप एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे लगाते हो देन दैट इज सिंपली कॉल्ड सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। तो अब जब आपने EVD लगाया इसके ऊपर तो आपको तीन मैट्रिसेस मिलेंगे, क्यू लैम्डा क्यू ट्रांसपोज। ठीक है, जहां पे हमारी जो क्यू मैट्रिक्स होगी इसमें हमारे आइगन वेक्टर्स पड़े होंगे। ठीक है, दिस वी हैव आइगन वेक्टर्स। कितने आइगन वेक्टर्स होंगे, पांच आइगन वेक्टर्स होंगे, यानी कि E1, E2, E3, E4, E5। और हर आइगन वेक्टर कितने डायमेंशन का होगा, 5 डायमेंशन का होगा। तो बेसिकली हमारे पास पांच आइगन वेक्टर्स आ रहे होंगे, यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर भी है 5 आइगन वेक्टर्स। ठीक है, एक होगा बेसिकली हमारा E1, सो दिस इज E1 वेक्टर।
उसी तरीके से वी हैव E2 वेक्टर, ठीक है, उसी तरीके से डॉट डॉट करते करते वी हैव E5 वेक्टर, ठीक है। तो इट्स अ 5,5 मैट्रिक्स, ठीक है। और गाइस ये जो वेक्टर्स होते हैं ये लेफ्ट टू राइट अरेंज हो रखे होते हैं इन टर्म्स ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो आपकी जो लैम्डा मैट्रिक्स होगी इसके अंदर आपकी 5 आइगन वैल्यूज होंगी, ठीक है। जो पहली आइगन वैल्यू होगी लैम्डा 1, वो हमारे E1 वेक्टर की आइगन वैल्यू होगी। जो दूसरी आइगन वैल्यू होगी लैम्डा 2, वो हमारे E2 वेक्टर की आइगन वैल्यू होगी। ऐसे करते करते जो लास्ट आइगन वैल्यू होगी यानी कि लैम्डा 5, ठीक है, दैट विल बी द आइगन वैल्यू ऑफ E5, ठीक है। और लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन डॉट 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 लैम्डा 5। तो लैम्डा 1 सबसे बड़ी वैल्यू होगी, उसके बाद आपकी लैम्डा 2 होगी, ठीक है। और उसी के बाद ऐसे करते करते डॉट 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 यू हैव लैम्डा 5, यानी कि लैम्डा 5 विल बी द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू का जो आइगन वेक्टर होगा वो आपकी मैट्रिक्स का सबसे राइट मोस्ट कॉलम वाला वेक्टर होगा, और लार्जेस्ट आइगन वैल्यू वाला जो वेक्टर होगा वो आपकी क्यूब मैट्रिक्स के अंदर के सबसे पहले कॉलम वाला वेक्टर होगा। तो E1 से लेके E5 तक आपके आइगन वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आइगन वैल्यूज अरेंज हो रखे होंगे, ठीक है। ये पहले से ही अरेंज होंगे, हमें दिमाग नहीं लगाना है, ये दे विल बी अरेंज प्रायरली, ठीक है। अब गाइस ये जो लैम्डा मैट्रिक्स आ रही है आपकी, यही आपकी नए डाटा की कोवेरियंस मैट्रिक्स भी है, ठीक है। तो लैम्डा मैट्रिक्स जो है वो कौन सी मैट्रिक्स है आपकी? इट इज द प्रोजेक्टेड डेटा, ठीक है, प्रोजेक्टेड डेटा कोवेरियंस मैट्रिक्स, यानी कि जो नया डाटा आपने निकाला है, ठीक है, उसकी कोवेरियंस मैट्रिक्स है ये। तो प्रोजेक्टेड डेटा कोवेरियंस, ठीक है। तो लैम्डा इज द प्रोजेक्टेड डेटा कोवेरियंस मैट्रिक्स। एक आपने निकाली थी सिग्मा, ठीक है, ये भी 5,5 की होगी, ठीक है, दिस विल ऑल्सो बी 5,5। हालांकि प्रोग्रामिंग में ये 5,5 की नहीं आती, इनफैक्ट हमारे पास प्रोग्रामिंग में क्या आती है, बस 5 आइगन वैल्यूज आ जाती है, ठीक है। बट गाइस रियलिटी में जो 5 आइगन वैल्यूज होंगी वो इस 5,5 मैट्रिक्स के डायगोनल में पड़ी हुई, तो इट विल बी अ डायगोनल कोवेरियंस मैट्रिक्स, ठीक है। और गाइस डायगोनल कोवेरियंस मैट्रिक्स का जो पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स होता है वो भी डायगोनल होता है, ठीक है। तो बढ़िया है भाई, हमें अपनी पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स कैसी चाहिए थी? डायगोनल ही चाहिए थी, यानी कि हम क्या चाहते थे, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी कि डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स और डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स, वो सब ब्लैक हो जाए, यानी कि उनका जो पियर्सन कोरिलेशन हो जाए वो जीरो के पास चला जाए। और गाइस अब वो होगा कि कैसे होगा? अगर आप अपनी इस लैम्डा मैट्रिक्स को, जो कि कोवेरियंस मैट्रिक्स ही है, इसको अगर आप पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे तो गाइस आपकी पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स भी डायगोनल आएगी। क्यों? क्योंकि आपकी ये जो लैम्डा मैट्रिक्स है ये डायगोनल, इसके डायगोनल पे सिर्फ आइगन वैल्यूज पड़ी हुई है फ्रॉम लैम्डा 1 टू लैम्डा 5, बाकी और कुछ भी नहीं है, ना अपर ट्रायंगल में कुछ है ना लोअर ट्रायंगल में कुछ है। एवरीथिंग इज जीरो इन अपर एंड लोअर ट्रायंगल। तो जब आप इस मैट्रिक्स को पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स होगी वो डायगोनल हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आपके जो नए फीचर्स आ रहे हैं उनमें से जितने भी फीचर हैं वो आपस में सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि उनका एक दूसरे से जो पियर्सन कोरिलेशन आ रहा है वो जीरो आ रहा है। तभी तो ये मैट्रिक्स डायगोनल आ रही है, अदरवाइज ये मैट्रिक्स डायगोनल आ ही नहीं रही होती। जैसे भी ये मैट्रिक्स डायगोनल नहीं है guys, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सीजीपी और प्रीवियस सेमेस्टर रिजल्ट के बीच का जो पियर्सन कोरिलेशन है वो 0.98 आ रहा है। तो 1.98 जो ऊपर वाला है वो अपर ट्रायंगल में लाई कर रहा है इस मैट्रिक्स के, और 1.98 जो नीचे वाला है वो लोअर ट्रायंगल में लाई कर रहा है आपकी मैट्रिक्स के। तो इसका मतलब आपकी इस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल को छोड़ के जितने भी अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हैं और जितने भी लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हैं सारे जीरो नहीं आ रहे हैं, जबकि उनको आना चाहिए अगर आपको ये मैट्रिक्स डायगोनल चाहिए, जो कि कब आएगी? जब सारे के सारे फीचर्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो गाइज अब जाहिर सी बात है कि जब आप इस नई कोवेरियंस मैट्रिक्स की लैम्डा मैट्रिक्स निकालोगे, यानी कि सॉरी, जो आपकी ये पुरानी कोवेरियंस मैट्रिक्स थी सिग्मा,
जब आप इससे एक नई कोवेरियंस मैट्रिक्स बनाओगे, यानी कि नए डाटा की कोवेरियंस मैट्रिक्स जो आप बनाओगे, जिसको हम आइगन वैल्यू की मैट्रिक्स भी कह रहे हैं, जो कि एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी, और जब आप उसकी पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाओगे तो नेचुरली वो डायगोनल ही है। तो बेसिकली पीसीए ने क्या किया गाइस हमारे लिए, पीसीए ने बेसिकली मैं एक चीज और बता रहा हूँ यहाँ पे, पीसीए गाइस, इसको आप पीसीए मत बोलिए तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने अभी तक अपनी पुराने डाटा की कोवेरियंस मैट्रिक्स निकाली थी, हमने उसके ऊपर यूवीडी लगाया, यूवीडी लगाने से हमें तीन मैट्रिसेस मिली, जिसमें से हमारी जो पहली मैट्रिक्स थी वो आइगन वेक्टर्स की मैट्रिक्स थी, यानी कि E1 E2 E5 तक की मैट्रिक्स थी, और जो लैम्डा मैट्रिक्स थी वो आइगन वैल्यूज की मैट्रिक्स थी, जिसको हम क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारे प्रोजेक्टेड डेटा की कोवेरियंस मैट्रिक्स है। ठीक है, जो कि होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने पीसीए नहीं लगाया है गाइस। ठीक है, इसको पीसीए मत कहिए आप। ठीक है, अगर इसमें मैं एक स्टेप और ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये पीसीए बन जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक एक करके अपनी इस आइगन वेक्टर की मैट्रिक्स में से एक एक करके वो सारे वेक्टर उड़ाने चालू कर दूं जिनकी आइगन वैल्यूज सबसे कम है, तो गाइज वो सारे वेक्टर मैं कहां से उड़ाने चालू करूंगा जिनकी आइगन वैल्यू सबसे कम है, अपनी क्यू मैट्रिक्स के एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड से उड़ाने चालू करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड वाले कॉलम में क्यू मैट्रिक्स के अंदर जो मेरा आइगन वेक्टर पड़ा हुआ है उसकी आइगन वैल्यू सबसे कम, तो पहले मैं उसको हटाऊंगा। ठीक है, तो अब ये मेरी मैट्रिक्स कितने बाई कितने की हो गई, इसमें रोज तो अभी भी पांच है लेकिन कॉलम्स चार हो गए, तो 5,4 की मैट्रिक्स हो जाएगी। फिर अगर मैं एक और हटा देता हूँ, फिर ये 5,3 की हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब आप अपने नए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो डायमेंशंस हैं, जो एक्चुअल में 5 डायमेंशन थे, उनको घटाते घटाते आप चार तीन या दो कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, तो डायमेंशंस को घटा रहे हो आप, आइगन वेक्टर्स को आप अपनी क्यूब मैट्रिक्स में से एक एक करके रिमूव करते चले जा रहे हो। ठीक है, आपने यहां से चालू करा और आपने देखा मेरा सबसे लोएस्ट आइगन वैल्यू जो है वो λ5 की है, तो मैं अपनी क्यूब मैट्रिक्स के अंदर से E5 हटा दूंगा। फिर आप λ4 पे गए, फिर आपने देखा मेरी जो सेकंड लोएस्ट आइगन वैल्यू है λ4, उससे एसोसिएटेड जो मेरा आइगन वेक्टर है वो सेकंड लास्ट वाले कॉलम पे था, तो मैं उसको हटा दूंगा, तो अब ये 5,3 की बन गई आपकी मैट्रिक्स। इसको बोला जाता है गाइस डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। ठीक है, यानी कि जब तक आप अपनी क्यूब मैट्रिक्स के अंदर से आइगन वेक्टर्स नहीं रिमूव कर रहे हो, वो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन नहीं है गाइस। ठीक है, उसको पीसीए नहीं कह सकते आप। ठीक है, पीसीए तब लगता है जब आप अपनी क्यूब मैट्रिक्स के अंदर से एक एक करके आइगन वेक्टर्स को रिमूव कर रहे हो, हैविंग लोएस्ट आइगन वैल्यूज, तब हम कह सकते हैं कि हम पीसीए लगा रहे हैं। यानी कि अगर आपने अपनी क्यूब मैट्रिक्स को इंटैक्ट रखा हुआ है, उसके अंदर से आपने कोई आइगन वेक्टर रिमूव नहीं किया है, कोई भी कॉलम रिमूव नहीं किया है आपने, देन यू विल कॉल दैट आई एम नॉट अप्लाइंग पीसीए है, मैं पीसीए नहीं लगा रहा हूँ। पीसीए तो मैं तब लगाऊंगा जब मैं अपनी क्यूब मैट्रिक्स के अंदर के एक एक कॉलम को हटाना चालू करूंगा फ्रॉम द राइट हैंड साइड, क्योंकि मैं मुझे पता है कि राइट मोस्ट कॉलम मेरा जो क्यूब मैट्रिक्स का है उसमें जो आइगन वेक्टर पड़ा हुआ है उसकी आइगन वैल्यू सबसे कम है, तो मैं पहले उसको हटाऊंगा। ठीक है, यानी कि कमजोर कड़ी वो है, सबसे लोएस्ट वेरिएंस वाला जो मेरा डायमेंशन है, ये वो वाला डायमेंशन है, तो आप एक एक करके उसको हटाना चालू करो। ठीक है, अगर आप क्यूब मैट्रिक्स को इंटैक्ट रख रहे हो तो आप पीसीए नहीं लगा रहे हो। ठीक है, यू आर सिंपली मेकिंग योर ऑल इनपुट फीचर्स अनकोरिलेटेड, इंडिपेंडेंट बना रहे हो बस आप उनको, आपने उसमें पीसीए नहीं लगाया है। पीसीए तब माना जाएगा जब क्यू मैट्रिक्स के अंदर के कॉलम को आप एक एक करके हटाना चालू करते हो, then you will say that and I'm applying dimensionality reduction algorithm which is called PCA, क्योंकि PCA को जाना ही इस नाम से जाता है कि we are reducing the dimensions। और डायमेंशन रिड्यूस करने का क्या मतलब है कि जो हमारे नया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर की एक एक एक्सिस को उड़ाते चले जाओ, यानी कि हर आइगन वेक्टर वाली एक एक एक्सिस को आप रिमूव करते चले जा रहे हो, और वो कौन कौन सी एक्सेस हैं जिनके डायरेक्शन में हमारे डेटा का जो वेरिएंस था वो बहुत कम आ रहा था। ये कैसे पता चलेगा कि वेरिएंस बहुत कम आ रहा था, अरे भैया आइगन वैल्यू ही तो वेरिएंस है, यानी कि
जिस नए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप गए हो, उसकी ये जो आइगन वैल्यूज हैं, यही तो हर एक डायरेक्शन के अंदर के डेटा की वेरिएंस है। क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, यही आइगन वैल्यूज आपकी किस में पड़ी होती है, लैम्डा मैट्रिक्स में पड़ी होती है। लैम्डा मैट्रिक्स क्या है, आपके नए डेटा की कोवेरियंस मैट्रिक्स है। और कोवेरियंस मैट्रिक्स के डायगोनल पे क्या पड़ा होता है, वेरिएंसेस पड़ी होती है। तो इसका मतलब ये जितनी भी आइगन वैल्यूज आपकी पड़ी होगी, ये उस लैम्डा मैट्रिक्स के डायगोनल पे पड़ी हुई है। और लैम्डा मैट्रिक्स क्या है, प्रोजेक्टेड डेटा की कोवेरियंस मैट्रिक्स है। और कोवेरियंस मैट्रिक्स के डायगोनल पे क्या होता है, हर एक इनपुट फीचर की वेरिएंस होती है। तो भाई साहब, दीज आर एक्टिंग एज वेरिएंसेस आल्सो। ये जो आइगन वैल्यूज है, ये वेरिएंस का काम भी कर रही है। ठीक है, दीज आइगन वैल्यूज आर एक्टिंग एज वेरिएंस आल्सो। तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन में आपके प्रोजेक्टेड डेटा की वेरिएंस सबसे कम है, उस डायरेक्शन को या उस एक्सिस को नए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं रिमूव कर दूंगा। यानी कि 5 एक्सिस थी, 5 से 4 कर दी मैंने, डायमेंशन रिड्यूस कर दिया मैंने, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन कर दिया मैंने। ठीक है, लेकिन अगर मैं स्क्यू मैट्रिक्स को इंटैक्ट रखता हूँ, इसके अंदर कुछ भी रिमूव नहीं करता हूँ, कोई भी आइगन वेक्टर रिमूव नहीं करता हूँ, सॉरी बॉस, दैट इज नॉट पीसीए। ठीक है, आपने सिर्फ अपने इनपुट फीचर्स को इंडिपेंडेंट बनाया है। कैसे बनाया है, नए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाकर के बस इंडिपेंडेंट बनाया है। किसी भी डायमेंशन को घटाया नहीं है, कम नहीं किया है। इट इज नॉट पीसीए। ठीक है, पीसीए तब बनेगा जब आप कोई डायमेंशन रिमूव करो। ठीक है, तो उसका मतलब ये एक एडिशनल स्टेप होता है। ठीक है, तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने बेसिकली वही किया। ठीक है, हमने बेसिकली पहले अपना 5 कॉलम्स का डाटा निकाला, उसकी कोवेरियंस मैट्रिक्स बनाई, उसके ऊपर हमने आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन लगाया। आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन के बाद हमने लैम्डा मैट्रिक्स निकाली, उसके बाद हमने आइगन वेक्टर्स की मैट्रिक्स निकाली। और उसके बाद हमने अपने डेटा को क्या किया, चेंज करके देखा। क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला कि अभी हम अपना डेटा देख रहे थे पुराने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जहाँ पे आई हैट और जे हैट हमारे 2 यूनिट वेक्टर्स थे। लेकिन गाइस, अब हमारा ये जो नया डाटा होगा, ये नए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसा दिखेगा, तो उससे हमने नया डाटा निकाल लिया गाइस। और फिर हमने जब नए डाटा की कोवेरियंस मैट्रिक्स निकाली, तो वो डायगोनल आई। ठीक है, और ये चीज हमने फिर नीचे क्रॉस वेरीफाई भी करी। ये देखिए गाइस, यहाँ पे देखिए अब ये क्या है। हमारे जो 5 इनपुट फीचर है, ये देखिए बिल्कुल 100% इंडिपेंडेंट है। ठीक है, पहले यहाँ पे 0.98 आ रहा था, जहाँ पे -0.36 इंटू 10 to 16 आ रहा है। और नीचे भी 0.98 आ रहा था, लेकिन अब इन दोनों की जगह पे क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। बाकी डायगोनल पे क्या है, 1 है। यही तो हम चाहते थे कि हमारे जो फीचर्स होने चाहिए, हमारा जो नया डेटा होना चाहिए गाइस, ये हमारा नया डेटा है। ठीक है, इनपुट फीचर 1, इनपुट फीचर 2, इनपुट फीचर 3, इनपुट फीचर 4, इनपुट फीचर 5। ठीक है, 10,000 5 कॉलम्स का नया डेटा आ रहा है हमारे पास। अब हम इस पे लगाएंगे गाइस बेस, नेम बेस क्लासिफायर। यानी कि हमारा जो बेस रूल लगेगा, वो इस पे लगेगा। यानी कि अब रेदर देन कंप्यूटिंग, जहां पे हम पहले पी वाई इक्वल टू 1 ऑन अ कंडीशन एक्स वेक्टर ले रहे थे, अब यहाँ पे गाइस एक्स वेक्टर जो होगा हमारा, वो पुराने वाले 5 फीचर नहीं होंगे, वो प्रोजेक्टेड डेटा के नए 5 फीचर्स हो जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए अभी भी मैं फोर्थ बच्चे का डाटा लेता हूँ। ठीक है, फोर्थ बच्चे का अगर मैं डाटा लेता हूँ, तो पहला फीचर क्या आएगा, इस -95.97 है। तो इसका मतलब अब मेरा ये जो फीचर वेक्टर होगा, वो चेंज हो जाएगा। यानी कि -95.97 कॉमा लगा करके, और उसके बाद डॉट 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 डॉट, आपको पता है गाइस जो लास्ट फीचर की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, -0.240179। ठीक है, -0.240179। ठीक है, तो इस तरीके से 5 वैल्यूज आ रही है मेरे पास। तो अब मैं इस पे निकालूंगा ये प्रोबेबिलिटी। तो पी ऑफ एक्स वेक्टर ऑन अ कंडीशन y इक्वल टू 1। ठीक है, और अब गाइस मैं इस प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ। यानी कि नाउ आई कैन राइट पी ऑफ -95.97 ऑन अ कंडीशन y इक्वल टू 1 डॉट 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 पी ऑफ -0.240179 ऑन अ कंडीशन y इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये सारे मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं।
बट द क्वेश्चन इज कि अब आप ये प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालोगे। तो गाइज उसके लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने उन सारे बच्चों के लिए जिनका प्लेसमेंट हो चुका है, हमने उनके लिए क्या किया, हमने उनके लिए सबसे पहले फीचर की वैल्यू की डिस्ट्रीब्यूशन बनाई। ठीक है, सबसे पहले फीचर की वैल्यू की डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, सबसे पहले फीचर की वैल्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन बनाई। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ रही है गाइस, वो नॉर्मल जैसी आ रही है। ठीक है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि इसके पैरामीटर्स क्या होंगे। ठीक है, तो गाइस इमेजिन करिए कि अब मुझे ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, आई वांट टू कैलकुलेट दिस प्रोबेबिलिटी। मुझे ऐसे कितनी निकालनी है, 5 निकालनी है, मुझे एक नहीं निकालनी, 5 निकालनी है। लेकिन अभी मैं एक का एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये कैसे निकालोगे आप। दिस इज प्रिटी इजी। हमें पता है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल आ रही है, इनफैक्ट सभी की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगी। तो हम इसका आंसर पीडीएफ से निकाल लेंगे, यानी कि √2 पाई सिग्मा ई टू द पावर माइनस माइनस 95.97 माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। बट द प्रॉब्लम इज दैट गाइस कि ना तो हमें सही स्टैंडर्ड डेविएशन पता है और ना तो हमें सही मीन पता है। ठीक है, यानी कि हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन का सही मीन क्या होगा और सही स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी वो हम नहीं जानते हैं। ठीक है, एक्यूरेट मीन और एक्यूरेट स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी होगी वो हम नहीं जानते हैं। तो गाइस हमने क्या किया, हमने ऐसे में अब हम लगाएंगे इस पे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, क्योंकि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन क्या करता है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन अल्टीमेटली आपको ये एग्जैक्ट बता देगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनाई है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका एक्यूरेट मीन कितना होगा और एक्यूरेट स्टैंडर्ड डिवीजन कितनी होगी। ठीक है, सो दैट इज कैलकुलेटेड यूजिंग मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। यानी कि ये जो डाटा है हमारे पास पहले फीचर का, ठीक है, जितने भी पास आउट बच्चों का डाटा है, सॉरी पास आउट कह रहा हूँ, जितने भी ऐसे बच्चों का डाटा है जिनका प्लेसमेंट हो चुका है, उन सारे बच्चों के इनपुट फीचर वन के डाटा के बेसिस पर हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन का यूज करके, ठीक है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन का यूज करके अपनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या निकाल लेंगे, एक्यूरेट वैल्यू निकाल लेंगे मीन की, और एक्यूरेट वैल्यू निकाल लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की। ठीक है, लेकिन गाइस मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, इसमें हम एक लाइक्लीहुड फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लॉग लेते हैं उसका, फिर निगेटिव साइन लगाते हैं, फिर बेसिकली मीन की वैल्यू निकालते हैं यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। ठीक है, तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालने के लिए हमें मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन यूज करना पड़ेगा। लेकिन इस मेथड का, ये मेथड काम कैसे करता है, इस मेथड में पहले हम अपने पूरे डेटा का लाइक्लीहुड निकालते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं लाइक्लीहुड फंक्शन, और फिर उसका लॉग लेते हैं और फिर उसके आगे निगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, जिससे उसका ग्राफ कॉन्वेक्स हो जाए। ठीक है, और फिर उसके ऊपर हम ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम लगाते हैं। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको नीचे पाई टॉर्च की मदद से लगा के दिखा रखा है गाइस। ठीक है, तो अब मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन क्या है, कैसे काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। एग्जाम में आप 100% इस पे जितने भी क्वेश्चन है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 100% चांसेस हैं कि इस पे तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो कल हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे और उसके बाद आगे की कोडिंग चालू कर देंगे। तो कल की क्लास में आप थोड़ा सा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में आपको दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा, और उसके बाद हम आगे की कोडिंग करेंगे। और गाइस पाई टॉर्च समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी, दिन ब दिन ये इंपॉर्टेंट होती ही चली जा रही है। जनरेटिव एआई में इसका इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा हो गया। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ पाइथॉन लाइब्रेरी वर्क्स। ठीक है, अब ये नीचे का जो कोड में रह गया है हमारा, ये पाईटॉर्च का कोड है। ठीक है, इसमें से कई क्लासेस में मैंने सिर्फ इतना कोड लिख दिया है, नीचे का कोड नहीं लिखा था। सेक्शन बी में मैंने नीचे का कोड भी लिख दिया है, यानी कि सेक्शन बी में बहुत आगे चले गए थे, हम नीचे का कोड भी लिख दिया था हमने। ठीक है, तो अब बेसिकली बस मुझे आपको ये कोड समझाना है, और ये कोड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन से कैसे कनेक्ट कर रहा है मुझे आपको ये समझाना है। और उसके बाद गाइस हम आगे का कोड लिखना चालू करें। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज क्या ये जो रिफ्रेशर है ये क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है। ठीक है, और अब बेसिकली गाइस हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स की एक्यूरेट वैल्यू निकालनी, जो कि जब तक ये वैल्यू हम नहीं निकाल लेते और ये वैल्यू एक्यूरेट नहीं होती तब तक आई एम सॉरी,
हम ये पांचों प्रोबेबिलिटीज को निकाल करके मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जब तक आप इन सबको मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब तक आप क्या नहीं निकाल सकते, आप पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते, क्योंकि यही प्रोबेबिलिटी हमें बताएगी कि प्लेसमेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ रही है कि ना प्लेसमेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ रही है। और उसी के वही रिजल्ट हम अपनी वेबसाइट पे स्टूडेंट को दिखाएंगे कि भाई तुम्हारे प्लेसमेंट होने की प्रोबेबिलिटी इतनी आ रही है। ठीक है। तो गाइस ये हमारा टारगेट है, यानी कि अब जब तक हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशंस को कोड नहीं कर लेते, और वो भी गाइस सिर्फ एक के लिए नहीं, हमें सबके लिए करना पड़ेगा, यानी कि हमें 10 बार मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन चलाना पड़ेगा। अब आप कहोगे 10 बार क्यों? अरे भैया 10 बार इसलिए क्योंकि एक बार हम निकालेंगे पहले वाले फीचर की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स की एक्यूरेट वैल्यू, और वो भी उन बच्चों के लिए जो पास हो चुके हैं। फिर दूसरे वाले फीचर की उन बच्चों के लिए जो पास हो चुके हैं, फिर तीसरे वाले की उन बच्चों के लिए जो पास हो चुके हैं, पांचवे चौथे वाले की और पांचवे वाले की। फिर ऐसे ही हम y=0 के लिए निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे y=0 आ जाएगा, यानी कि अगेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर की वैल्यू उन बच्चों के लिए जो पास नहीं हुए हैं, यानी कि जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है। और ऐसे करते करते बाकी पांच फीचर्स के लिए। तो इसका मतलब ये जो पूरा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन का जो काम है, ये हमको 10 बार करना पड़ेगा, क्योंकि दो कैटेगरीज के बच्चे हैं हमारे पास, जिनका प्लेसमेंट हुआ है और जिनका नहीं हुआ है। और उन दो कैटेगरीज में पांच अलग अलग इनपुट फीचर्स हैं, और पांचों इनपुट फीचर्स के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं हम लोग। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमें मीन निकालना पड़ेगा और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालनी पड़ेगी। कितनी बार? 10 बार, क्योंकि टू कैटेगरीज आर देयर और हर कैटेगरी के लिए पांच फीचर्स हैं हमारे पास। तो टोटल 10 हो जाते हैं। तो 10 बार हमें मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन का प्रोसीजर रन करना पड़ेगा, हर एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर की एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए, यूजिंग मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। जब तक हम ये काम नहीं कर लेते, हम प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहले हमको ये चीजें निकालनी पड़ेगी। तो दैट इज द सिनेरियो। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज आप थोड़ा सा कोड खुद भी लिखने की कोशिश करिए, कि आपको क्या करना है। ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन का जो प्रोसीजर है, ये आपको 10 बार परफॉर्म करना है। यानी कि ये जो कोड आप देख रहे हो, क्लास गॉसियन एमएल एस्टिमेटर NN, ये क्लास से आपको 10 न्यूरल नेटवर्क्स बनाने पड़ेंगे। यू हैव टू क्रिएट 10 न्यूरल नेटवर्क्स। आफ्टर एवरी न्यूरल नेटवर्क यू विल गेट सम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। उसको कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ेगा आपको। तो वो हम करके देखेंगे गाइस, और अभी ये कोड कल मैं अब आपको समझाऊंगा। ठीक है, आज के लिए आई गेस इतना बहुत है, नहीं तो आप लोग भी परेशान हो जाओगे।